गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग रॉड के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट जो रॉड से आर डिस्टेंस पे था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर चुके हैं। आज उसी के कुछ स्पेशल केसेस की बात करेंगे। आज आपका ये थ्योरी स्पेशल केसेस के साथ 100% इंड करके जाएंगे। आप यहां तक फ्रेंड्स मेरा रिक्वेस्ट है एकदम ठीक से रिवाइज कर लीजिए। अगले क्लास में प्रॉब्लम्स का बौछार होगा और तब हम लोग किसी नए टॉपिक में इंटर करेंगे। तो क्या था कल का रिजल्ट, एक बार हम रिकॉल करते हैं और उसके स्पेशल केसेस की बात शुरू करते हैं। फ्रेंड्स मान लीजिए आपका ये रॉड था, यूनिफॉर्मली चार्ज था। इसके चार्ज डेंसिटी को लेम्डा से रिप्रेजेंट किया गया था। ये था आपका कोई लेंथ, कोई लाइन रॉड के परपेंडिकुलर। ये एंगल था आपका θ1 और ये एंगल था आपका θ2। और यही पॉइंट P था। इसी पॉइंट P पे आपको रिजल्ट कैलकुलेट करना था। ये था आपका EX और ये था आपका EY और दोनों हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। हम लिख लेते हैं, इसकी आज जरूरत है। EX बराबर और EY बराबर, याद है क्या आपको, K लेम्डा बाई आर कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये था K लेम्डा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। फ्रेंड्स हम लोग इसको डिराइव कर चुके हैं। अब आपको केवल रिजल्ट याद रखना है और ये काफी है। तो आइए इंपॉर्टेंट केसेस की बात करें। केस 1, 4 इक्वाटोरियल लाइन। देखिए वह लाइन जो रॉड के लेंथ से होके गुजरता है, जो रॉड से गुजरता हुआ मान लिया जाता है उसको कहते हैं एक्सियल लाइन। और जो रॉड के मिड पॉइंट से रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर एज्यूम करते हैं उसे हम कहते हैं इक्वाटोरियल लाइन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि यह कोई रॉड होगा और उसके मिड पॉइंट से किसी आर डिस्टेंस पे आपने एक लाइन एज्यूम करा है और वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा। ये जो एंगल आपका θ1 है यह भी आपका थीटा होगा और ये जो आपका θ2 है ये भी आपका थीटा होगा। मतलब ऐसे कंडीशन में θ1 और θ2 दोनों बराबर होगा और उसे आपको थीटा मान लेना है। इसको कहते हैं इक्वाटोरियल लाइन। तो अगर आपको इक्वाटोरियल लाइन दिया जाए यानी सिमेट्रिक इस एक्सिस की बात करी जाए तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट P पे क्या होगा? तो फ्रेंड्स आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतलाइए मुझे। EX की वैल्यू थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में तो 0 हो गया। वाई डायरेक्शन में थीटा और थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 इंटू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 2K लेम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा।
अब थीटा की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को आप पुट कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो एक्स डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो जो भी रिजल्ट होगा वो वाई डायरेक्शन में, मतलब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को यहीं पे दिखला लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस लाइन। पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम द पॉइंट, नेगेटिव चार्ज होगा टूवर्ड्स द पॉइंट। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन था फॉर इक्वेटोरियल लाइन। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो हम केस 2 में इंटर करते हैं और केस 2 हमारा आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट केस है। अगर ये वायर जो इस वक्त फाइनाइट लेंथ का है, हम लोगों ने फाइनाइट लेंथ का काम किया है, अभी इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए, इस एक्सिस से इधर रॉड प्लस इंफिनिटी तक और इस एक्सिस के इधर रॉड माइनस इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर दिया गया हो, तो बतलाइए वैसे रॉड के कारण आपके इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होएगा। फ्रेंड्स, एक तरीका तो हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला है, इसमें पुट करके हम तुरंत फाइंड कर लेंगे, लेकिन NCERT एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 30 में एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि अगर कोई वायर जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इनफाइनाइटली लॉन्ग है, उसके कारण किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला डिराइव करें विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आगे हम लोग गॉस का थ्योरम पढ़ने वाले हैं। गॉस साइंटिस्ट का नाम है, उनके थ्योरम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना जो हम इस वक्त करने जा रहे हैं वो काफी इजी है, मिनट सेकंड का काम है। लेकिन अगर गॉस थ्योरम के बगैर कह रहा है आपको प्रूफ करने के लिए, मतलब यह एक लॉन्ग प्रोसेस है जहां आपको एलिमेंट लेना, उसको इंटीग्रेट करना, अरेंज करना, ये सब काम करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप CBSE बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं, इंपॉर्टेंट है यह लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, इसलिए मुझे उसे एकदम डिटेल्स में स्टडी करना चाहिए। तो पहले तो हम लोग अपने फॉर्मूला के हेल्प से शॉर्टकट रिजल्ट डिराइव कर लेते हैं कि अगर मुझे प्रूफ नहीं करना हुआ, कभी केवल रिजल्ट की जरूरत पड़ी, तो हम उस रिजल्ट को तुरंत कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसी समय हम डेरिवेशन की भी बात करेंगे। आइए केस 2। आज का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क। फ्रेंड्स, इस रॉड का, रिंग का, डिस्क को आप फिलहाल छोड़ भी सकते हैं। रॉड और रिंग का जो थ्योरी था स्पेशल केसेस के साथ अगले क्लास तक सब रिवाइज करके रखिएगा। केस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और रॉड। एक वायर लेना है, आप उसी को रॉड कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट पे, लेकिन वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। फिजिक्स में क्वेश्चंस में केवल लॉन्ग टर्म भी लिखा हुआ रहे तो समझिएगा वो इनफाइनाइटली लॉन्ग ही है। अभी हम लोग उसके साथ बहुत फैमिलियर नहीं हुए हैं, इसलिए हम इनफाइनाइटली लॉन्ग टर्म लिखते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग लिख दिया जाए तो हम इनफाइनाइटली लॉन्ग ही समझते हैं। फिजिक्स में उसका वही सेंस दिया गया है। अब पहले शॉर्टकट मेथड, क्वेश्चन क्या है वो तो जान लें। ये वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इधर गया हुआ है
माइनस इन्फिनिटी तक, इधर चला गया प्लस इन्फिनिटी तक। और एक लाइन लीजिए आप और आर डिस्टेंस पे जाइए, कोई पॉइंट पी होगा, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यही क्वेश्चन है। इसे आप वायर कहिए, इसे आप रॉड कहिए, सिंस वही है। इसका चार्ज डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन लेम्डा। तो फ्रेंड्स थोड़ा रफ करके बतलाते हैं आपको। देखिए ये वायर है, फाइनाइट लेंथ का था, जो काम आपने इस वक्त कर रखा है, और इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। तो वायर का एक एंड यहां था, कितना एंगल बना रहा था? θ1। एक एंड यहां था, कितना एंगल बना रहा था? θ2। ये कुछ तो एंगल होगा 30 डिग्री मान लीजिए, ये कुछ तो एंगल होगा 40 डिग्री मान लीजिए, कुछ मान लीजिए अपने मन से। हम चाहते हैं कि नहीं, थोड़े बड़े वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैलकुलेट करते। तो करते क्या, करके देखिए। थोड़ा वायर को बड़ा कर दिया, तो वायर के बड़ा करने से इस ज्योमेट्री पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? हां, अब आपको पॉइंट पी से एक लाइन यहां लाना पड़ेगा, और ये एंगल बढ़ जाएगा जो इस वक्त आप देख रहे हैं। फिर एक लाइन आपको यहां लेके जाना होगा, ये एंगल बढ़ जाएगा। 30 डिग्री था एंगल, तो क्या हो जाएगा? 40 था, क्या हो जाएगा? 50। कुछ मान लेते हैं, ऐसा नहीं कितना ही से बढ़ेगा। कोई जादू वाली बात नहीं कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि इतना बड़ा वायर का जब काम कर सकते हैं, तो मेरा भी तो दिल रखिए, थोड़ा और बड़ा वायर का काम कर दीजिए। लो भाई, दोसर कोई काम नहीं है, ये करो। हमने बड़ा कर लिया, तो ज्योमेट्री में क्या फर्क पड़ेगा? तो यहां से एक लाइन खींच करके यहां एंड पे लाना पड़ेगा, यहां से खींच के यहां एंड पे लाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये एंगल और ये एंगल थोड़ा और बढ़ जाएगा। 40 से मान लीजिए हो जाएगा 55, 50 से हो जाएगा 65, कुछ हो जाएगा। अब तीसर का आदमी उठेगा, कहेगा कि इतना बड़ा वायर से मन नहीं भरा हमारा, हम और भी बड़ा वायर लेना चाहते हैं। ले लो रे भाई, आप थोड़ा और बड़ा वायर ले लीजिए। तो फिर ज्योमेट्री में क्या चेंज लाएंगे आप? यहां से एक लाइन खींचेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, यहां से एक लाइन खींचेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। ये एंगल फिर बढ़ जाएगा, ये एंगल फिर बढ़ जाएगा आपका। ये एंगल मान लीजिए 65 डिग्री हो गया है, ये एंगल मान लीजिए 70 डिग्री, 75 डिग्री कुछ हो गया है। मन तो आपका बढ़ता ही जा रहा है। आप कह रहे कितना ही बड़ा वायर का काम करना था तो अपने से कर लेते, थोड़ा और बड़ा वायर का काम करके बताइए। तो थोड़ा और वायर को बड़ा कर दीजिएगा आप। पी से खींचा गया लाइन अब यहां कुछ आएगा, पी से खींचा गया लाइन वहां कुछ जाएगा, फिर इस लाइन के साथ ये एंगल और बढ़ जाएगा, ये एंगल और बढ़ जाएगा। ये 70 हो चुका है, मान लीजिए 80 हो गया, ये 65 से मान लीजिए 75 हो गया। आप अभी भी कुछ हमसे कहना चाहते हैं, कह लो जो कहना है। आप इस वायर को और बड़ा करना चाहते हैं, इस वायर को और बड़ा कीजिएगा, ये लाइन और बड़ा होगा, और बड़ा कीजिएगा, और बड़ा होगा। कहीं इस लाइन को आपने प्लस इन्फिनिटी को टच करा दिया, ये लाइन चला गया माइनस इन्फिनिटी के पास, तो बताइए पी से चलने वाली जो लाइन है वो प्लस इन्फिनिटी में पहुंचेगी तो कितना एंगल बनाएगी? तो ये बड़ा होते 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 लाइन ऐसा हो जाएगा। ये लाइन और ये लाइन, यह दोनों लाइन एग्जैक्टली एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों लाइन की मीटिंग इन्फिनिटी पे हो रही है। यानी इन्फिनिटी पे उसके मीट होने के लिए जब तक लाइन ये इस पे मीट नहीं करेगा तो एंगल तो बनेगा नहीं। तो हम इस दोनों लाइन को पैरेलल मान लिए, मतलब कि वह अब इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा। तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया तो एंगल मेजर कर रहे हैं इस लाइन के साथ, तो ये लाइन और इस लाइन के बीच एंगल कितना बन रहा है अब? अरे ठीक से देखो ना भाई, इस लाइन और इस लाइन के बीच एंगल कितना बन रहा है? कमेंट बाद में कीजिएगा, पहले इसको समझ लीजिए। आप कंजूसी के साथ कमेंट करते हैं, एक बार देख लीजिए, खूब मन से बढ़िया से कमेंट कीजिए। आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे लिए, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ये सब भरपूर कीजिए भाई, अभी यही सब का दौर है।
फिर जब ये दौर निकल जाएगा तब न हम आपको कहेंगे कुछ करने के लिए, ना आपको करने से कोई फायदा होगा। इसलिए वक्त रहते ही कुछ करने से फायदा है। अभी हम वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं। आज के डेट में सैकड़ों टीचर वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी आप पता कीजिएगा। मुझे लगता है कि हमने शुरू की थी। तो हम नीड समझते हैं, लेकिन आप नहीं समझते। ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट होगा तो ऑनलाइन क्लास एक चलेगा ही। क्लासरूम के अंदर एक ब्रांच पढ़ाएंगे और ऑनलाइन एक ब्रांच पढ़ाएंगे हम, और कितना भी पढ़ाए हैं वो मत काउंट कीजिए। लेकिन हम जो ही टॉपिक पढ़ाएं किसी भी दूसरे टीचर से, अनअकैडमी से, बायजूस लर्निंग ऐप से, वेदांतु से आप मैच कर लीजिए, बहुत का फर्क दिखेगा। वहां पर केवल डिजिटल बोर्ड होगा, सुंदर चेहरा हो सकता है, नहा सुना के परफ्यूम मार के वो आता होगा। यहां तो बॉल लटका करके, ट्राइपॉड टांग करके, सबको अपने करके रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो पता नहीं हेयर स्टाइल का पोजीशन क्या होगा, मुंह कान का पोजीशन क्या होगा, वो तो देखने का मौका भी नहीं मिलता ठीक से। लेकिन फ्रेंड्स, जो चीज बोर्ड पर जा रहा है वो चीज केवल ठीक होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और मेरा हिंदी मीडियम का भी लेक्चर्स आपके साथ जा रहा है, आप उसे भी एक बार देख लिया कीजिए। इससे दो फायदा होगा। पहला कि सेम बोर्ड सेम क्लास में भी कितने का पढ़ाई का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। कई टीचर्स केवल ट्रांसलेट करते हैं, ये इंग्लिश में तो चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं चलेगा। तो आप वो समझिएगा, और एक बार आप अगर उसको देख लेते हैं तो नंबर ऑफ व्यूज भी बढ़ता है। इस वक्त भाई आपके टीचर को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और व्यूज से बहुत लेना देना है, और आपको सिलेबस और कंटेंट और क्वालिटी से है। इसकी तो गारंटी हम आज भी ले रहे हैं, कल भी लिए थे जब 2 मार्च को बैच स्टार्ट किए थे, और कल भी लेंगे अगर हालात इससे खराब नहीं हुआ तो। एग्जाम हुआ, सही समय पर हुआ तो आपका सिलेबस फिनिश करके देंगे। आपसे पैसा मिले ना मिले मुझे नहीं पता है। इस समस्तीपुर के अंदर जब 75% लोग पैसा ले लेंगे, मांगना शुरू करेंगे, तो मेरे मांगने से पहले ही पैसा दे दीजिएगा, क्योंकि आपका सिलेबस 100% हम कंप्लीट करेंगे, क्वालिटी कंटेंट के साथ करेंगे। लेकिन दूर दूर तक अभी मेरा आपसे पैसा लेने का और आपको पैसा देने का कोई काम नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है। अभी हमने कुछ किया ही नहीं आपके लिए। अभी हमको पहले अच्छे से पढ़ाने दीजिए, एक चैप्टर कंप्लीट होने दीजिए, टेस्ट को शेड्यूल में आने दीजिए, दूसरा ब्रांच भी ठीक से स्टार्ट करने दीजिए। आपको जैसे 11th में हमने यकीन दिलाया, सब खत्म हो गया। हम कहते भी थे कि आप आज जो मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का कल कोई फायदा नहीं है। कल हम बहुत मेहनत किए होंगे आपके लिए 11th में, लेकिन वो सब खत्म। आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल के लिए आप मुझे बिल्कुल याद नहीं कीजिएगा। दुनिया इसी का नाम है। इसलिए हम जानते हैं कि मुझे आज भी मेहनत करना पड़ेगा, और हम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो आपकी सिलेबस देंगे 100%। एक दूसरी शर्त, क्वालिटी 100% मेंटेन करके देंगे, और तीसरी, टेस्ट का फिर बौछार लगाने वाले हैं। बस हमारी व्यवस्था थोड़ा मेरे मन लायक हो जाए, अभी भी हम उतना संतुष्ट नहीं हैं, बस आपका काम चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप चैप्टर को ठीक से समझते जाइए, नोट करते जाइए। 1-2 दिन में टेस्ट लेने वाले हैं, जो अगले लेक्चर तक हम अनाउंस कर देंगे। सिलेबस के लिए बेफिक्र रहिए, और YouTube पर आप जितने टीचर्स का वीडियो ट्रायल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं करके रख लीजिए। आपके टीचर जो आपके सामने खड़े हैं, शायद वो बहुत विद्वान नहीं हैं, बहुत फिजिक्स नहीं जानते हैं, लेकिन आपको जितना देना है हम सिस्टमेटिक तरीके से दुनिया से बेहतर दे देंगे। इस बात का मुझे पूरा उम्मीद है। बस आपका साथ मुझे एकदम ब्लाइंड सपोर्ट जिसको कहते हैं वो चाहिए। फिर आप एग्जाम में बैठिए, और पीयूष भारद्वाज की तरह आपने एक नया रिकॉर्ड एस्टेब्लिश नहीं किया, फिर आप मुझे कहिएगा। हम सबका वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं। जो लोग जूम ऐप पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, या फिर कि किसी तरह के अदर सोशल मीडिया से आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं,
कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको पूरी जो कंटेंट चाहिए वो नहीं मिल रही है। उसमें हजारों जगह रेड कलम लगाया जा सकता है, और हम अपने अच्छे स्टूडेंट को थोड़े टाइम बाद गाइड भी करेंगे कि भैया अब इससे पढ़िए, उनके साथ तो रहिए ही और इस बुक से पढ़िए। टीचर नहीं, बुक सजेस्ट करेंगे हम, उससे पढ़िए तो मेरा नाम रोशन होगा, क्योंकि आपका नाम रोशन अब ऑल सब्जेक्ट के रिजल्ट से होगा और तभी मेरा नाम रोशन होगा। तो हम लोग इसी मेहनत में लगे हुए हैं। बस आप एकदम से रेगुलर वीडियो देखिए और वीडियो का बेनिफिट उठाइए और हमें भी मनोबल दीजिए, बढ़ाते रहिए ताकि हम बेहतर वर्क कर सके। अभी हमारे यहाँ जो 2 ऑफिस इंचार्ज रहते हैं, गुलशन जी, शंकर जी, वो भी एकदम से एब्सेंट ही हैं। ये ऑलमोस्ट टोटल जॉब हमारा ही है, हम ही को सब करना रहता है, तो थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन आपका फीडबैक देख करके, आपका परफॉर्मेंस देख करके वो सारी परेशानी पता नहीं कैसे मिनटों में समाप्त हो जाता है। इसलिए आप बस अगले क्लास तक जब आइएगा तो रॉड का और रिंग का हर केसेस अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, और टेस्ट बहुत जल्द लेने वाले हैं, आप थोड़ा अच्छा कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इधर उधर प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहे हैं और कुछ ना कुछ वो कमेंट भी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई हमारी पढ़ाई यहाँ पे ठीक से नहीं हो रही है। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हर टीचर के स्टूडेंट जो है वो इस तरह का अपने टीचर के बारे में सोच रहे हैं। रिजल्ट आने तो दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। इसलिए आप कुछ मत सोचिए, बस मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपके ही पास है, आप ही से रिजल्ट होगा। रिजल्ट के लिए पढ़ने की जरूरत होती है, और हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो मुझे पता है कि इंटरेस्ट आए ना आए, क्वेश्चन तो जरूर बन ही जाएगा। इसीलिए आप इसे बहुत ठीक से सुनिए, समझिए और कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने कहा कि इसको आपने इनफाइनाइटली लॉन्ग कर दिया, तो इसका यह मतलब हुआ कि यहां से चलने वाली जो लाइन थी वह इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा, और अगर ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, इधर भी आपका ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, तो समझिए कि वह दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मीट कर जाएगा। तब इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा? ये। इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा? ये। कितना? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी θ1 भी 90 डिग्री, θ2 भी 90 डिग्री। तो अगर आप इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको θ1 और θ2 कितना कर देना चाहिए? 90 कर दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो कर देते हैं फटाफट। अगर आप समझ चुके हैं तो हम यहां पर इशारों के लिए एक लाइन खींच देते हैं। ये है θ1 जो जगह 90 डिग्री, ये है θ2, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। ये था पॉइंट P जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आइए इसी रिजल्ट का यूज करते हैं। Ex इक्वल्स k लेमडा बाई आर कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 90, 0 माइनस 0, 0 इंटू 0, 0। लड्डू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में होगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में कितना होगा? sin 91, 1 + 1 2 के लेमडा बाई आर। तो डायरेक्टली लिख देते हैं यहीं पे, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ही होगा और उसकी मैग्नीट्यूड होगी 2 के लेमडा बाई आर। इसे फ्रेंड्स आप k को हटा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, तो 2 कट जाएगा, तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं? ऑल्सो EY बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। तो यहीं पे रिजल्ट को लिखने दीजिए, EY लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
आर। बहुत ही फेमस रिजल्ट है। अगर बोर्ड की बात नहीं कर रहे होते और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस नहीं होता, तो ये केस यहीं पे समाप्त हो जाता और आज कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते थे। लेकिन नहीं, आपकी प्रायोरिटी आपका बोर्ड है और यह बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1 का 30 नंबर क्वेश्चन है जो कहता है कि इस रिजल्ट को प्रूफ कीजिए। प्रूफ करने का मतलब इंडिपेंडेंट डेरिवेशन देना होगा, स्पेशल केस वगैरह के टर्म में नहीं लिखना होगा। तो हमने रिजल्ट तो ऑब्टेन कर दिया कि अगर आपका रॉड इनफाइनाइटली लॉन्ग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उस चार्ज डेंसिटी को लेमडा से रिप्रेजेंट किया, तो उसके परपेंडिकुलर किसी डिस्टेंस r पे y डायरेक्शन में, इसको y एक्सिस कह दे, तो y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बाई r होएगा। अब हम प्रोसेस वाइज बात करते हैं, डिटेल्स डिस्कशन करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे प्रूफ कीजिएगा। डेरिवेशन कर चुके हैं एक हम लोग, यानी कल का क्लास तो समझेंगे, लेकिन फिर भी ठीक से सुनिए, और तब इसके बाद एक और केस की बात करेंगे और ऑलमोस्ट ये थ्योरी फिनिश हो जाएगा। आइए तो बात स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेट मेथड, बाय प्रोसेस। एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, 5 मार्क्स। ये वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इसका लेंथ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये आपका डिस्टेंस है r, जहां पे कोई पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेना है। फ्रेंड्स, प्रोसेस सारा समझा हुआ है, हमें बस उतना ही मेहनत करना है जो पिछले लेक्चर में आपने सुना हो और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अभी भी रह गया हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो एक एलिमेंट लेते हैं। स्टेप 1 हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बात तो आप जानते ही होंगे। कहां का एलिमेंट ले लें, यहां का ले लेते हैं। देखें, इस डिस्टेंस को r कह लीजिए और यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को आप x कह लीजिए। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r² प्लस x²। यहां कुछ एंगल बन रहा होगा, क्या मान लीजिएगा, थीटा। अगर ये डिस्टेंस आपका x है फ्रेंड्स, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, dx। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा उसका ये डायरेक्शन होगा, रिप्रेजेंट कीजिएगा dE से।
ये एंगल थीटा तो ये थीटा, इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा डी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा डी साइन थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब तो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। तो इसके दो कंपोनेंट डी साइन थीटा, ये कंपोनेंट डी कॉस थीटा, इस थीटा के वजह से। अब एक खास चीज बोलने जा रहे हैं, ये लाइन कहीं भी है लेकिन चूंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इससे आप ये कह सकते हैं कि इस लाइन के रेफरेंस लाइन कह लीजिए, इस रेफरेंस लाइन के इस साइड जितना लेंथ होगा इसके उस साइड उतना ही लेंथ होगा। इसका मतलब है कि इधर जितना एलिमेंट आप ले सकते हैं जिस लोकेशन पे, इसके उस साइड भी उतना ही एलिमेंट ले सकते हैं उस लोकेशन पे। यानी ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरह काम कर रहा है। तो क्या फायदा, इतने ही डिस्टेंस पे इसी लोकेशन पे यहां भी एक आप एलिमेंट ले लेते, एंगल यहां भी इसकी तरह थीटा बनता, इसका डिस्टेंस भी रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, फिर इसका दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट इसके साथ काउंटर बैलेंस हो जाता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे डी कॉस थीटा प्रोवाइड करता। सुना क्या आपने? फटाफट मैंने क्या बोल दिया। इस फिगर में हम एक और काम करना नहीं चाहते हैं लेकिन बतलाना चाहते हैं। कहे कि x डिस्टेंस पे जो आपने एलिमेंट लेफ्ट साइड लिया है, अगर x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लेते आप राइट साइड, ये आपका x डिस्टेंस पे ही होता, तो फिर यहां से लेकर के यहां तक का जो एंगल होता ये भी आपका थीटा ही होता। फिर इसके वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता वो कुछ ये डायरेक्शन होता है डीई, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा डीई साइन थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर ही होगा डीई कॉस थीटा। तो ये जो आपका डीई साइन थीटा है और ये जो डीई साइन थीटा है, इस दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन है, तो यह दोनों मिलकर एक दूसरे को समाप्त कर देगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको वाई डायरेक्शन में और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको डीई कॉस थीटा से। तो इस एलिमेंट को डायग्राम में दिखलाने की आवश्यकता नहीं होती है, बस हमें समझना होता है कि आपका ये एक्सिस जो इस वक्त सिमेट्री की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब इस पे खड़ा होकर आगे हम देखेंगे, इस पे खड़े होकर पीछे देखेंगे तो मुझे सेम वायर दिखेगा, मतलब सेम एलिमेंट्स होंगे, सेम डायमेंशन के होंगे, सेम लोकेशन पे होंगे। तो अगर हम दो सेम एलिमेंट की बात करें और उसका हम यहां पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल जो इफेक्ट है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो काउंटर बैलेंस हो जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। तो हम ये फिगर को केवल समझने के लिए कहते हैं इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बनाइए तो प्रॉपर एक ही फिगर बनाइए। क्या यह एक रॉड है इनफाइनेटली लॉन्ग, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, आपका यहां पर एक एलिमेंट लिया गया जो आपके रॉड से x डिस्टेंस पे है, तो इसका लेंथ हो जाएगा dx। आपका यहां से अगर ये डिस्टेंस p पॉइंट r डिस्टेंस पे है तो ये हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पॉइंट पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो जाएगा, इस थीटा की वजह से ये थीटा होगा, तो ये हो जाएगा डीई इंटू कॉस थीटा और ये हो जाएगा डीई इंटू साइन थीटा। और हमें अपने कॉन्सेप्ट समझना है कि ये कंपोनेंट किसी काम का नहीं है, ये कंपोनेंट हमें फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने वाला है। जैसे सिमेट्री का बात हो, आपको एक एलिमेंट और लेकर के इक्वल ज्योमेट्री पे चेक कर लेना होता है और तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट फिगर आपके
टारगेट को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड फिगर से हमने ये क्लियर करने की कोशिश किया कि कौन सा कंपोनेंट और क्यों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दिया। थर्ड हमारा मेन फिगर है जो ये बतलाता है कि भाई आप डीई कॉस थीटा को सॉल्व करने का सोचो, उससे आपको इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, डीई पर सोचते हैं, कॉस थीटा पे सोचते हैं और लिमिट्स पे सोचते हैं। पहले डीई, इक्वल्स के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो डीई इक्वल्स के, इसका चार्ज डी क्यू किससे लिख सकते हैं, लेमडा डी एक्स से लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए डायरेक्टली लेमडा डी एक्स और आर स्क्वायर, आर मतलब ये डिस्टेंस, इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम कहते हैं इसको जितना बेहतर सिंप्लीफाई कर सकते हैं करके रख लीजिए, के लेमडा। फिगर में आप यहां x को फाइंड कीजिएगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस x बाई आर, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा r tan थीटा। ओके फ्रेंड्स, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो हो जाएगा r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। चूंकि यह डेरिवेशन हमारे क्लास में एक बार अच्छी तरीके से हो चुका है, इसलिए यहां पर हम थोड़ा सा फास्ट काम कर रहे हैं, स्टेप को थोड़ा कम करके कर रहे हैं। तो के लेमडा dx के जगह पर r इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलर लग रहा होगा आपको, है ही। आर स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको आप लिखिएगा सेक स्क्वायर थीटा। कैंसिल माय डियर फ्रेंड्स, कैंसिल। तो डीई हो जाएगा के लेमडा डी थीटा बाई आर। हम लोग को रिजल्ट याद भी था, लेकिन यह एक इंडिपेंडेंट डेरिवेशन है तो हम करते जा रहे हैं। अब डीई इक्वल्स टू के लेमडा डी थीटा बाई आर आ गया। कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रहने दीजिएगा, और अब लिमिट पे सोचते हैं कि हमारा लिमिट क्या होएगा। स्टेप 1 ये कंप्लीट हुआ। स्टेप 1 को देखिए, आप इसे नोट कीजिए, कहीं भी डाउट होता है इमीडिएट डिस्कस कीजिए। ये आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 30 है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, और एक बार नहीं कई बार रिवाइज कीजिएगा। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है वॉल्यूम 1 से लेकर वॉल्यूम 2 तक, फ्रेंड्स आपका फर्स्ट टारगेट है एक एक क्वेश्चन को कम से कम 2-2, 3-3 बार बनाना, चाहे इजी हो या डिफिकल्ट हो, आपको हर लेवल का क्वेश्चन दिखेगा। मेरे क्लास को आप ठीक से सुनेंगे, रिवाइज करेंगे, नोट करेंगे, 80% क्वेश्चन तो हम डायरेक्टली बना देंगे किसी भी तरह से। 20% क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी है, आप देखिएगा बनेगा। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं कि हमको कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रखना है, लिमिट पर ध्यान देते हैं। तो इसके 2 लिमिट्स की बात करी जाए। लोअर लिमिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हमको पता है कि हम बात कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हम बात कर सकते हैं। लेकिन आप इसको चेंज कर दीजिए थोड़ा सा। क्यों चेंज कर दीजिएगा?
क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वह थीटा के टर्म में है, इसको भी थीटा के टर्म में रखिए। तो आइए लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट इन टर्म्स ऑफ एंगल। आपने अभी एक टेन थीटा का रिलेशन यूज किया है क्या? टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहां से हो जाएगा x इक्वल्स टू आर टेन थीटा। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री पर? यानी टेन 90 का वैल्यू अनडिफाइंड या इंफिनिटी बोलिए, टेन थीटा इंफिनिटी, टेन थीटा इंफिनिटी। तो x का वैल्यू जब पुट कीजिएगा आप माइनस इंफिनिटी, तो माइनस साइन आने दीजिए, और इंफिनिटी टेन थीटा का इंफिनिटी मतलब कि टेन 90 डिग्री, तो हो जाएगा आपका एट x इक्वल्स टू माइनस थीटा, थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू। भैया टेन 90 इंफिनिटी माइनस पाई बाई टू माइनस इंफिनिटी, एंड एट x इक्वल्स टू प्लस इंफिनिटी। अगर हम x को प्लस इंफिनिटी मान लिए, अच्छा इस बात को आप समझ रहे हैं ना, ये ऐसे लिखते हैं, ये r इधर आ गया बराबर टेन थीटा, यानी टेन थीटा बराबर हो गया x बाई आर, टेन थीटा बराबर x हो गया इंफिनिटी बाई आर मतलब इंफिनिटी, और टेन थीटा का मान इंफिनिटी कब होता है? जब टेन 90 डिग्री पर होता है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, मतलब थीटा बराबर लिख सकते हैं पाई बाई टू। तो थीटा बराबर लिख देंगे हम यहां पे पाई बाई टू। उसी तरीके से ये मैंने कैसे लिखा होगा? तो x बाई आर इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू x बाई आर, x हो गया माइनस इंफिनिटी, तो माइनस को साइड कीजिए, इंफिनिटी बाई आर मतलब इंफिनिटी, ये माइनस माइनस इंफिनिटी, अब इंफिनिटी मतलब हो गया 90, माइनस के लिए माइनस 90 का यूज करेंगे आप। तो इस तरीके से प्लस और माइनस जो सिंबल है वह उसके लेफ्ट इंफिनिटी और राइट इंफिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो या तो आप माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर लीजिए, या फिर माइनस इंफिनिटी इज रिप्लेस्ड बाय माइनस पाई बाई टू। अच्छा, इसको तो वैसे भी समझ चुके हम कि ये लाइन अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे गया हुआ है तो ये आपका लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा, मतलब ये लाइन इसके साथ 90 का एंगल बनाने लगेगा और ये लाइन इसके साथ 90 का एंगल बनाने लगेगा, तो एक हो जाएगा माइनस 90, एक हो जाएगा प्लस 90। तो जब हम x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी की बात करेंगे तो माइनस पाई बाई टू बोलिएगा, प्लस इन्फिनिटी की बात करेंगे प्लस पाई बाई टू बोलेंगे। क्योंकि एंगल बराबर है इसलिए यहां पर साइन कन्वेंशन बहुत मायने नहीं रखता है। साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं ये थ्योरी में कल डिस्कस भी कर चुके हैं और आने वाले प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे हम। आइए नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, मतलब डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना होगा। इस रिजल्ट से तो कोई फायदा ही नहीं है। तो फ्रेंड्स E इक्वल्स डी ई का वैल्यू के लेमडा डी थीटा बाई आर कैलकुलेट अभी अभी की है स्टेप 1 में, इंटू कॉस थीटा माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। एक ही फाइनल रिजल्ट देने वाला है। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, जो होगा वाई में जाएगा। के लेमडा बाई आर कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक, इक्वल्स के लेमडा बाई आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, के लेमडा बाई आर साइन पाई बाई टू माइनस तो मेरा फॉर्मूला और साइन इंटू माइनस पाई बाई टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम रिजल्ट जल्दी से लिख देना चाहते हैं क्योंकि समझा बूझा हुआ है ये। साइन 91 साइन 91 1 प्लस 1 2, तो आपका ये रिजल्ट हो गया E इक्वल्स 2k लेमडा बाई आर। फ्रेंड्स अभी अभी हम लोग
जो एक मेथड का यूज किए थे जिसका नाम था शॉर्टकट मेथड, वहां भी रिजल्ट आया था 2k लैम्डा बाई आर, और यहां आपके डेरिवेशन के बाद रिजल्ट आया है 2k लैम्डा बाई आर। जब एग्जामिनेशन लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में लिखिएगा तो थोड़ा सा लैंग्वेज मिक्स कर दीजिएगा कि हम पहले एक एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट का ये लेंथ हो गया, एलिमेंट का ये लोकेशन हो गया, और वही एक आध लाइन जो कि इंपॉर्टेंट है। वैसे साइंस में और प्रॉपरली फिजिक्स में लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है, बस आप जो बात कह रहे हो वह बिल्कुल क्रिस्टल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आपके बातों को कहने के लिए रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी बातों को समझाने के लिए इतिहास बनाने की जरूरत नहीं है। बस आप जैसा भी कहना चाहते हो बस वो क्लियरली अपने आप सब कुछ कह रहा हो, वो लिखने का एक आपके पास मैजिकल वे होना चाहिए। इसी में फ्रेंड्स अगर k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये आपको फॉर्मूला दिखेगा, आप याद रखिएगा। केस 3, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। अभी हम लोग इनफाइनाइट वायर की बात कर रहे थे, और इनफाइनाइट वायर को हम सेमी इनफाइनाइट वायर कर दें तब उसका जो फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा। फिगर देखिए, ये आपका वायर था, यहां से एक लाइन आपने खींच रखा था, यहां पॉइंट P था जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना होता है r डिस्टेंस पे। इधर गया हुआ है प्लस इन्फिनिटी मान लीजिए, इधर गया हुआ है माइनस इन्फिनिटी मान लीजिए। ओके, सेमी इनफाइनाइट का ये मतलब है दिस, माइनस इन्फिनिटी वाला पोर्शन गायब हो गया, प्लस इन्फिनिटी बचा हुआ है। एक सिचुएशन ये बनता है, आपका ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर था, इधर का पोर्शन गया प्लस इन्फिनिटी पे, इधर का पोर्शन गया माइनस इन्फिनिटी पे। आपका ये वायर था r डिस्टेंस पे, पॉइंट P था, यहीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। इधर का पोर्शन फिनिश कर दीजिए आप, इसके वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया सेमी इनफाइनाइट वायर। हां, अगर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे हम, जरा ठीक से देखिए, तो आपका एक एलिमेंट यहां पर लेंगे, ये डायरेक्शन होगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड x में मिलेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड y में भी मिलेगा। चलिए फ्रेशली डिस्कस करते हैं। हमें इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेमी इनफाइनाइट वायर के वजह से कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या कहा इस वक्त कि आपका जो पॉइंट P है वह वायर के किसी एक इंड से ले लीजिए। इसका मतलब है कि इस इंड के इधर वायर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक गया हुआ है और इधर के वायर को आपने हटा दिया, इधर के पोर्शन को आपने कट कर लिया। वायर इधर भी था, वो भी चार्ज था और इनफाइनाइट सेपरेशन तक गया हुआ था, लेकिन आप इधर के पोर्शन को हटा दीजिए, इधर वाले को रहने दीजिए, या आप इधर के पोर्शन को हटा दीजिए, इधर वाले को रहने दीजिए। आप कोई एक काम करिएगा तो वो कहलाएगा सेमी इनफाइनाइट वायर। दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, लेकिन डायरेक्शन में फर्क आ जाएगा। तो हम क्यों ना दोनों सिचुएशन दिखला लें आपको। इधर के पोर्शन को आप रहने देंगे तो इधर आप एक एलिमेंट लेंगे, हम वो एलिमेंट लेके भी दिखलाते हैं। इसके वजह से आप पॉइंट P पर जाएंगे, यहां पे +1 कूलम चार्ज को रखेंगे, ये वाला चार्ज उसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। फिर इसका आप दो कंपोनेंट फाइंड करेंगे,
एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। इसका मतलब है कि फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेललोग्राम से ही मिलने वाला है। तो इस डायरेक्शन को आप हटा दीजिए, इस एलिमेंट को आप हटा दीजिए। आप इस बात को समझ चुके हैं कि अगर r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P आप लेंगे, इधर वाले सेमी इनफाइनाइट वायर के वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा, इसको आप EX कह लीजिएगा, इसको आप EY कह लीजिएगा, और यहां पर जो एक पैरेललोग्राम आप बना दीजिएगा, उसका जो डायगोनल होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा किसी एंगल अल्फा पे। अगर हम ये वाला सिचुएशन ना लेके फ्रेंड्स, हम दूसरा वाला सिचुएशन ले लें, ये r डिस्टेंस पे हमारा एक पॉइंट P होगा और इधर हमारा गया हुआ है वायर प्लस इंफिनिटी पे, इधर वाले को मैंने समाप्त कर दिया। तब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो एक एलिमेंट आप इधर लेंगे, उस एलिमेंट के वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, +1 कूलम चार्ज को ये रिपेल करेगा। इसका एक कंपोनेंट फ्रेंड्स इधर होगा, एक कंपोनेंट आपका इधर होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेललोग्राम से बनने वाले डायगोनल से मिलेगा। तो अब इसको हटा दीजिए, एलिमेंट की कोई जरूरत नहीं है, हम समझ चुके हैं। पैरेललोग्राम आप बना लीजिएगा, इसको आप कह लीजिएगा EX, इसको कह लीजिएगा EY, और ये हो जाएगा आपका डायगोनल, जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कितना है वो बतलाएगा और किस डायरेक्शन में है वो बतलाएगा। फ्रेंड्स, दोनों में से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ रहे, आप रिजल्ट वाइज तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, सेम रिजल्ट देगा। बट डायरेक्शन वाइज फर्क पड़ेगा। तो इधर वायर होगा तो रिजल्ट उसके इधर मिलेगा, इधर वायर होगा तो रिजल्ट इधर मिलेगा अल्फा एंगल पे। अब कितना मिलेगा वो बताते हैं। फ्रेंड्स, ये है रेफरेंस लाइन। हमें याद करना चाहिए उस वायर को जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग था। उस वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट कर रहे थे तो क्या सोचे थे भैया, ये पॉइंट आपके इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के एंड को टच करेगा, मतलब इसको इसके पैरेलल बनाना होगा। तो एंगल कितना हो जाएगा? 90। इधर का एंगल क्या मानते हैं? θ1। तो यहां पे θ1 हो जाएगा आपका 90 डिग्री। उधर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग होता तो इधर भी 90 होता, लेकिन अब फाइनाइट लेंथ का है तो एंगल कुछ बनेगा नहीं, और छोटा हो गया है तो एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये और छोटा हो गया है, एंगल और कम हो जाएगा। ये तो इसी एंड पे आ गया है, मतलब वो वाला लाइन और रेफरेंस लाइन इस वक्त दोनों एक ही पे है। मतलब थीटा कितना डिग्री बन रहा है? 0 डिग्री। तो θ2 हो जाएगा आपका 0 डिग्री। पहले आपका θ1 और θ2 दोनों 90 होता था, तो वह था कंप्लीटली इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अब अगर θ1 90 और एक हो गया 0, यानी एक 90 को आपने, यानी एक तरफ के इन्फिनिटी पोर्शन को आपने हटा दिया तो वह 0 डिग्री हो गया। ठीक उसी प्रकार इधर का θ1 हो जाएगा कितना डिग्री? 0 डिग्री। इधर का θ2 हो जाएगा कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो रिजल्ट वाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही होगा, डायरेक्शन उसकी वेरी कर जाएगी। तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी आप निकाल लीजिए। तो आपके पास फॉर्मूला तो याद होगा ही, K⍵R cos θ2 माइनस cos θ1। वही फॉर्मूला जो कल के डेरिवेशन का एक जनरल रिजल्ट था। K⍵R cos θ2 cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1, cos θ1 cos 90, cos 90 0, 1 माइनस 0 1, ये हो जाएगा K⍵R। फ्रेंड्स, क्यों ना उस रिजल्ट को भी यहां पे पुट करके देख लें। cos θ2 cos 90 0, cos θ1 cos 0 डिग्री 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, यानी 1 हो जाएगा माइनस। मैग्नीट्यूड में माइनस का कोई मतलब नहीं है, वो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये काम कर रहा है पॉजिटिव एक्स में, तो उस पोर्शन में काम करेगा नेगेटिव एक्स में। देखिए नेगेटिव एक्स में काम कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड चाहे इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा हो या इसमें, K⍵R ही होएगा। यहीं पे EY निकाल लेते हैं।
के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा 1 90, दोनों में से कोई यूज कीजिएगा, यहां तो एक ही बात होगा, थीटा 2 0, साइन 91 1 प्लस 0 1, यानी ई वाई हो जाएगा के लेमडा बाई आर 1 के लेमडा बाई आर। फ्रेंड्स ये रिजल्ट इतना बढ़िया है कि याद रखने में परेशानी नहीं है। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 के लेमडा बाई आर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 के लेमडा बाई आर, लेकिन सेमी इनफाइनाइट है यानी उसका आधा हो गया तो 2 के लेमडा बाई आर को आधा कर दीजिए के लेमडा बाई आर। लेकिन फर्क है, ये रिजल्ट नहीं है, एक्स डायरेक्शन का रिजल्ट है के लेमडा बाई आर, वाई डायरेक्शन का रिजल्ट है के लेमडा बाई आर। तो फाइनल रिजल्ट कितना होगा उसको निकालना होगा, वो देखिए। या इसको हम अलग से फाइनल रिजल्ट रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फाइनली एक्स डायरेक्शन में रिजल्ट होगा, पॉइंट पी पे आर डिस्टेंस पे वाई डायरेक्शन में रिजल्ट होगा, और ये उसका फाइनल रिजल्ट होगा किसी एंगल अल्फा पे। तो कितना होगा, तो E की वैल्यू हो जाएगा रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ई एक्स का मतलब के लेमडा बाई आर का स्क्वायर, के लेमडा बाई आर का स्क्वायर, के लेमडा बाई आर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 के लेमडा बाई आर। फ्रेंड्स आपके सेमी इनफाइनाइट वायर के वजह से पॉइंट पी पे जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा रूट 2 के लेमडा बाई आर, एंड डायरेक्शन अल्फा इक्वल्स tan इनवर्स ई वाई अपॉन ई एक्स, अल्फा इक्वल्स tan इनवर्स ई वाई की वैल्यू के लेमडा बाई आर, ई एक्स की वैल्यू के लेमडा बाई आर, कैंसिल 1, यानी अल्फा इक्वल्स 45 डिग्री। मतलब फ्रेंड्स आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेमी इनफाइनाइट वायर के वजह से पॉइंट पी पे एग्जिस्ट करेगा वो एक्स डायरेक्शन के साथ या वाई डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री पर, यानी एक्स और वाई के ठीक बीच में यह इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, रूट 2 के लेमडा बाई आर मैग्नीट्यूड का होगा। फ्रेंड्स रिंग, डिस्क और रॉड स्पेशल केसेस के साथ पूरी तरीके से समाप्त हुआ। अब हम क्यों कह रहे हैं कि अगले क्लास में मिलिएगा तो रॉड और रिंग के सारे रिजल्ट्स को रिकॉल करके मेमोराइज करके मिलिएगा, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स का अच्छे क्वेश्चंस का बौछार करने वाले हैं। उसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यह। कह रहा है यू सेपेड एक वायर है
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड देखिए ये पोर्शन हम दिखलाएं तो ये सेमी सर्कुलर वायर है। ये लाइन जो अभी खींचना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके सेंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। एक सिचुएशन है जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया गया है। इस सिस्टम में 3 तरह का वायर यूज किया गया है। इस सिस्टम को असेंबल किया गया है 3 वायर से कंस्ट्रक्ट किया गया है। एक ये है वायर, यहां से लेकर के यहां तक, इसको कह दीजिएगा सेमी इनफाइनाइट वायर 1। एक फ्रेंड्स आपका ये है वायर, यहां से लेकर के अप टू इंफिनिटी, सेमी इनफाइनाइट वायर 2। और ये है आपका एक वायर सेमी सर्कुलर वायर। तो टोटल यह क्वेश्चन 3 वायर के साथ कंस्ट्रक्ट करा गया है और सेंटर सी पे आपको इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। काफी फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी को छोड़कर शायद ये 11th-12th के हर अच्छे बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। काफी इजी और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यह। और इसी क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि इस वक्त का अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको रिंग और रॉड के सब रिजल्ट्स को मेमोराइज करके रखना होगा, अदरवाइज पढ़ने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन पर थिंक करते हैं। 3 वायर से मिलकर बना हुआ आपने मान लिया, तो तीनों वायर का अलग अलग काम कीजिए तो आपको पॉइंट सी पर समझने में आसानी होगी। पहला वायर ले लिए जिसको आप सेमी इनफाइनाइट वायर कह रहे हैं, और ये पॉइंट सी है, इसका सेमी सर्कुलर वायर का रेडियस आप आर मान लीजिए। तो फ्रेंड्स सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसके वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसमें एक एलिमेंट कहीं पे लेते, उस एलिमेंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इधर एग्जिस्ट करता, उसका 2 कंपोनेंट होता, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा पॉइंट सी पे। ये वाला कंपोनेंट भी हो जाएगा k लेमडा बाई आर और ये वाला कंपोनेंट भी हो जाएगा k लेमडा बाई आर। ये तो पता है फ्रेंड्स कि इस पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा एक्स और वाई डायरेक्शन में, k लेमडा बाई आर, k लेमडा बाई आर। इसके वजह से थ्योरी समझ चुके हैं तो ही वो बात आपके समझ में आएगा, आपके काम का होगा ये। अब एक वायर का काम हो गया, अब हम दूसरे वायर का काम करते हैं। इधर करने दीजिए। आसपास ही सब रिजल्ट को रखना चाहते हैं ताकि तुरंत देख के आपको रिजल्ट समझ में आ जाए। अब इस वायर के वजह से, यानी जिसको वायर 2 कहा है आपने, इधर है आपका पॉइंट, इधर r डिस्टेंस पे होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसके वजह से फिर आप एक एलिमेंट लेकर के यहां सोचेंगे ये डायरेक्शन, इसका एक कंपोनेंट इधर होएगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। सेमी इनफाइनाइट वायर है तो एक हो जाएगा k लेमडा बाई आर और ये भी हो जाएगा k लेमडा बाई आर। अब थर्ड पोर्शन आपका बचा, उसके बारे में सोचिए। रिंग जब पढ़ाए थे तो हम बताए थे, शायद आपको याद हो, कि अगर आपका सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर रिंग है, तो उसके कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बिल्कुल वाई डायरेक्शन में होगा और वो होगा 2k लेमडा बाई आर। ये अगर आपको याद है तो ठीक है, और नहीं तो हम इसीलिए कहते हैं कि आप जब सब रिजल्ट याद रखिएगा तो मेरे समझाने से आपको फायदा मिलेगा। आप खुद ही मेरे समझाने के दौरान या समझाने से पहले ही समझ चुके होइएगा कि अब हम क्या बोलने और करने वाले हैं। तो 3 वायर से
इस सिस्टम को तैयार किया गया है। पहला वायर पॉइंट सी पर, यानी केवल फर्स्ट वायर होता और कोई नहीं होता तो पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होता। केवल दूसरा वायर होता तो पॉइंट सी पर कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होता। केवल तीसरा वायर होता तो इसके वजह से पॉइंट सी पर कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होता। लेकिन जब तीनों वायर होगा एक साथ तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा एग्जिस्ट करेगा आपको वो बतलाना है। तो आइए इसी लोकेशन में उसको एडजस्ट कर लिया जाए। अब समझना डिफिकल्ट नहीं रहा। दिस आइए पॉइंट सी पे आइए, मान लीजिए आपका पॉइंट सी है, तो पॉइंट सी पे इसको पहले देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है, कितना के लेमडा बाई आर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एग्जिस्ट कर रहा है, कितना के लेमडा बाई आर। पहला वायर खत्म हो गया। दूसरा वायर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एग्जिस्ट कर रहा है, कितना के लेमडा बाई आर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर एग्जिस्ट कर रहा है, कितना के लेमडा बाई आर। इसको देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एग्जिस्ट कर रहा है, कितना 2 के लेमडा बाई आर। तो फ्रेंड्स देखिए, तो फाइनली आपको क्या दिख रहा है, फाइनली पॉइंट सी पे देखिए, ऊपर में आपको दिख रहा है 2 के लेमडा बाई आर, इधर दिख रहा है के लेमडा बाई आर, इधर दिख रहा है के लेमडा बाई आर, और नीचे दिख रहा है के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर, 2 के लेमडा बाई आर। अब बताइए पॉइंट सी पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम कर रहा है, के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसिल। 2 के लेमडा बाई आर, 2 के लेमडा बाई आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब पॉइंट सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम कर रहा है फ्रेंड्स, 0 काम कर रहा है। तो इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने में, सॉल्व करने में। बस आप थ्योरी को रिवाइज कीजिए, फॉर्मूला को रिकॉल कीजिए, और फिर आइए अगले लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। दावा है आपका इंटरेस्ट अब बढ़ना शुरू हो जाएगा, न्यूमेरिकल अप्रोच अब आपको मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। ओके, गुड बाय।